Hello, I am Mr. Zhang Verma with Open Academy, and we started a new CBSE course for class 12th 2023 and 24. इस कोर्स में हम बेटा सारे के सारे CBSE के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे और उनमें आपके लिए कुछ अच्छा बेटर कोर्स लेके आने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आपको केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस, उसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन, साथ साथ GOC या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3D व्यूज़ देने का प्रयास करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास चैप्टर है वो है आपका पहला चैप्टर CBSE का, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट पार्ट 1 की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन केमिस्ट्री, सो दिस इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स, अदरवाइज अ माइक्रो कोर्स। वी स्टडी अबाउट द डीपली एक्सप्लेनेशंस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट बाय मिस्टर सांग वर्मा। तो सॉलिड स्टेट, देखिए, अगर हम सॉलिड स्टेट्स की थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशंस की बात करें, उसके 3D व्यूज़ की बात करें, ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। ये सभी लोग जानते हैं, तो इसमें तो एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशंस आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड स्टेट का। नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड जो है वो है हमारे पास व्हाट इज़ द मैटर। सो द मैटर, अगर मैटर को डिफाइन करना चाहें, वो हम आपका 9th हो या क्लास 10th हो, वहाँ से हम पढ़ के आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं मैटर एनी सबस्टेंसेस वी ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ऐसा कोई भी सबस्टेंस या पदार्थ जो क्या कर सकता है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है, वो आपके पास क्या हो सकता है, मैटर कहलाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मैटर, या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, अदरवाइज सही रहेगा द स्टेट ऑफ मैटर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर और नंबर 1 सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, then plasma, then Bose-Einstein condensation state। ये सारी स्टेट्स को हम 9th-10th लेवल पे आपका पढ़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ हायर स्टेट्स भी हमारे पास होती है, जैसे लिक्विड स्टेट, लिक्विड क्रिस्टल। उनकी स्टडी हमारे पास डीपली अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनकी स्टडी बाद में करेंगे, या उनकी स्टडी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो अच्छा है, जिससे आपका और मेरा टाइम बचेगा। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। सो द टॉपिक इज़ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को डिफ़ाइन करने से पहले मैं तीनों स्टेट्स को थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं आपके पास लिक्विड स्टेट से। अगर हम लिक्विड स्टेट्स की बात करें तो ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास लिक्विड स्टेट्स हैं। ये हमारे पास बीकर में आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का सब्सटेंस, जो लगभग आपके पास एनिलीन हो सकता है ना। एनिलीन होता है, तो एनिलीन का कलर हमको पता है रेड कलर का होता है। सो दिस इज़ द लिक्विड स्टेट। और डिफरेंट लिक्विड्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं दोज substances in which क्या हो सकता है, डेफिनिट, वॉल्यूम, बट इनडेफिनिट शेप, या बोल दें उसकी जो वॉल्यूम है वो तो आपके पास क्या हो, डेफिनेट हो, पर जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होगी,
उसको बोल दिया जाएगा आपके पास लिक्विड्स। क्या बोल देंगे? लिक्विड्स। क्लियर? तो ये तो आपका हम लोगों को पता है। सो दीज आर ऑल द पिक्चर्स ऑफ समथिंग गुड लिक्विड्स। ये बस आपको एक रिप्रेजेंटेशंस के तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट वी स्टार्टेड gases. As we know that gases state या गैसेस हमारे पास क्या होंगे? ऐसे सबस्टेंसेस हम बोल सकते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस या ऐसा मैटर जिसका क्या हो? डेफिनेट, ना तो वॉल्यूम हो, ना तो वॉल्यूम डेफिनेट हो, ना ही शेप डेफिनेट हो। ऐसे सबस्टेंसेस को हम गैसेस बोलते हैं। ऐसे सबस्टेंसेस को हम गैसेस बोलते हैं। गैसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हमारी नॉर्मल स्टडीज़ में होते हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी, इन सब की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, लोअर क्लासेस में हम स्टडी कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक ब्यूटीफुल पिक्चर आपको गैसेस स्टेट का दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छी फ्लेम आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ द गैस, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनेट नहीं हो, उन्हें हम बोल सकते हैं आपके पास गैस। सो दिस इज़ द गैस। नाउ सॉलिड। सो नाउ द मेजर टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस इज सॉलिड स्टेट्स। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। हम बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आपके पास 10 सॉलिड्स, यहाँ से हम बोल सकते हैं द सॉलिड आर दोज substances which have definite volume and shape, है ना। So those substances which have definite volume and shape are known as solids, क्लियर। तो ये हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स की कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस या छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, जैसे कि जो हमारे पास एनसीईआरटी में प्रॉपर सीधे सीधे लिखी हुई है। नंबर 1, सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के हमारे पास आपका डेफिनेट शेप होती है। क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। सेकेंड वन, इट हैज़ लो कंप्रेसिबिलिटी। इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। 1 मिनट, है ना। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लो कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट वन, आपके पास and they are vibrating about a fixed one dimensionally particles motions। कहने का मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास अगर सॉलिड्स के हमारे पास सबस्टेंसेस हैं, तो सॉलिड के सबस्टेंसेस कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स होंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके के अगर हम पार्टिकल्स को कंसीडर करें तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस वाले पार्टिकल्स को हम देखें तो ये इधर उधर मूव तो नहीं कर सकता, बट ये अपना एक ही फिक्स डायरेक्शंस के इधर उधर वाइब्रेटिंग मोशंस को करेगा। यानी कि ये अपना थोड़ा सा वाइब्रेटिंग नेचर इस वाले पार्टिकल्स और इस वाले पार्टिकल्स तक तो रख सकता है, बट इसके बाद ये ज़्यादा मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो इस टाइप के जो भी सबस्टेंसेस होते हैं वो सबस्टेंसेस हमारे पास कहलाते हैं सॉलिड। तो उनको हम बोल सकते हैं सॉलिड सबस्टेंसेस या सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। So this is the mainly three type of matter. We explain the first liquid, second gas, and now solids. Now we compare do the comparability between the difference between the comparability study about the solid, liquid and gas. जैसे कि हम बोल भी रहे हैं, is the comparable study about the solids, liquids and gases. So we study about some specific points one by one to the all of state of matters on solid, liquid and gases. Number one, particles. As we know that in the solids the particles are bind together with tightly packed. कहने का मतलब ये है कि अगर हम सॉलिड के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सॉलिड के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके का होता है, हमें पता है अभी है ना, टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में लूजली पैक्ड होते हैं और गैस में इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अगर आप नॉर्मली इंडिविजुअली पार्टिकल्स के पैक्ड स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसको क्या करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें तो 9th 10th से ही हम लोग करते हुए आ रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से होगी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे इस तरीके से, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर जो पार्टिकल है वो क्या है, क्लोजली पार्टिकल्स हैं, वो टाइटली बैंड हैं, उनको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा एंथैल्पीज की ज़रूरत पड़ेगी। बट इन द लिक्विड स्टेट ये क्या है, थोड़ा सा लूजली बाउंडेड हैं, इनके अंदर जो बॉन्डिंग है, उनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, इस वजह से ये थोड़ा सा दूर दूर आपको दिखाई दे रहे हैं। बट एज वी नो डैट क्या कि गैसेस एटम्स की अगर हम बात करें तो गैसेस एटम में ये इंडिविजुअली मूव करते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का भी जो बाउंडेशन है वो इसको डिपेंड करता है कि ये कितनी दूर तक मूव करेंगे या कहाँ पर जाएंगे। तो ये आपको शो कर सकता है कि किस तरीके से हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेरेबल, इनके पार्टिकल्स के नेचर का को कंपेरेबल कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, द शेप ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स्ड एज वी नो डैट द गोल्ड हो गया आपके पास ईट है, कुछ अलग सब्सटेंसेस हैं, ये सभी क्या हैं, ये सब की शेप हमें पास फिक्स्ड होती है ना। लिक्विड्स आपके पास अल्कोहल है, ईथर है, वाटर है, they are also the examples of the liquids, so their shape of liquids are not fixed, and its gases is also the not fixed in nature. gases states में बहुत सारी gases आपने पढ़ी होंगी 9th या 10th में, कुछ gases के नाम मैं बोल देता हूँ। हमारे पास ऑक्सीजन O2, N2, Cl2, NH3 अमोनिया etc है ना, बहुत सारी गैसेस आपके पास होती है, सारी नोबल गैसेस आप ले सकते हैं। सो अभी ये दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस स्टेट्स। नाउ द वॉल्यूम, अभी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा तो और देखा भी कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन ही इस तरीके से कर सकते हैं या करते हैं कि दो सबस्टेंसेस विच हैव द फिक्स्ड shape and volume are known as solid. Those substances which had fixed volume but not fixed shape are known as liquids, and those substances which have not fixed volume and shape are known as gases. So this is the another two types, another 2 points we study. Now the another one is rigidity. So it is the so much high in the solid case
less in the compressible to the solid and the negligible in the gaseous state. Next one, the force of attractions between the particles. The force of attractions, it's the force का मीन्स यहाँ पर यहाँ है the force of attraction between the particles. अभी अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया इसके स्ट्रक्चर्स में, जब आपने देखा कि force of attraction between the particles की अगर हमने बात की थी तो वो आपके पास क्या था, साफ साफ अभी दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, हाई है, तभी ये आपस में क्या है, स्टेबल हो पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ है ना, और यहाँ पर तो भाई बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, या फिर बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा इनका कोई इस पर गैसेस स्टेट पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका है। Next one, fluidity. It's not a change in solid state. Yes, change in the liquid state. Fluidity की अगर हम बात करें तो चेंज का मतलब ये है कि यहाँ आपको साफ पता चल रहा है कि फ्लड्स हैं, फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास क्या कर सकते हैं, ये आपके पास ऊपर से नीचे तक इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो उनको बोलेंगे आपके इसकी फ्लूइडिटी इसमें होती ही नहीं है, लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि ये सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स में ये ऑब्वियसली बातें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ गैसेस स्टेट में भी ये बहुत ही वीकेस्ट होती है, ठीक है। सो या पाई जाती है ना, सॉरी ये वीकेस्ट वाला केस थोड़ा सा ऊपर वाला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का था, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी, कंपेयर द कंप्रेसिबिलिटी बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड हमारे पास इतनी क्लोजली एंड टाइटली पार्टिकल्स होते हैं, इनकी डेंसिटी इतनी हाई होती है कि अगर मैं किसी सॉलिड को आपके पास क्या करना चाहूँ, किसी अगर सॉलिड को मैं आपके साथ में कंपेरेबल करना चाहूँ तो आपको दिख रहा है कि ये जो रिमोट है ये कंपेरेबल नहीं हो पा रहा है। जबकि अगर हम लिक्विड या गैसेस स्टेट्स के पार्टिकल्स की बात करते हैं सो इसमें कंपेरेबिलिटी, इसमें जो इसके कंपेरेबिलिटी होगी वो थोड़ी सी होगी, और गैसेस में ऑब्वियसली बात है कि कंपेरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली बाइंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेंसिटी को बता कैसे सकते हैं, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट्स हैं, है ना, या इस तरीके से हम बोल सकते हैं, वो उसकी डेंसिटी है। तो ऑब्वियसली बात है कि बाइंडिंग नेचर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि क्या है, सॉलिड में ये बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भैया सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। बट जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वो सॉलिड के कंपेरेबल लो होगी, और गैसेस की डेंसिटी ऑब्वियसली बात है वेरी लो होगी इन द कंपेरेबल टू सॉलिड्स। नाउ डिफ्यूजिबिलिटी, देयर इज़ अ नो डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजन्स का नेचर की बात कर रहे हैं। लिक्विड में आपके पास थोड़ी सी होती है और गैसेस में ये बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ डिफ्यूज़न का जो केस है वो ऑब्वियसली बात है हम गैसेस स्टेट में ही पढ़ते हैं, तो गैसेस स्टेट में हमारे पास डिफ्यूज़न जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक बलून लीजिए और उस बलून में अगर आप क्या कर देंगे, एक थोड़ा सा मार्क कर देंगे किसी पिन से, तो वो बलून क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ड्यू टू द नेचर ऑफ डिफ्यूज़न, है ना। तो गैसेस में डिफ्यूज़न का नेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नाउ वी स्टडी अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि बोला ही जा रहा है भाई काइनेटिक एनर्जी, तो दो पार्टिकल्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करने की टेंडेंसी करेंगे, और जो मूव करने की एनर्जी करेंगे तो उसी को बोल दिया जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स के सारे पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली बाउंड है। बार बार मैं एक ही स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा याद भी हो गया होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पे वो जो क्लोजली बाउंड है, तो ऑब्वियसली बात है हम बोल सकते हैं कि भैया इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत लो होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है उनको निकलने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, या उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से निकल पाएँ, ठीक है। तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लो होती है,
इनके कंपैरिजन में लिक्विड्स की जो होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, और गैसेस की ऑब्वियसली बात है कि इसमें डिफ्यूजन नेचर इतना ज़्यादा है, ये भागने को तैयार रहते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी। इसलिए क्या होगा, हम बोल सकते हैं भैया कि गैसेस के स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ the examples of the solids and another type of the solids is represented as the crystalline and amorphous solids. This is your next topic. We study about the how can we classify the solids, है ना. So the crystalline and all of the amorphous solids, and generally examples are gold, all metals, and other substances like wood, charcoal, they are the carbon के states है ना. तो ये सभी the examples of our solid states है ना. Now the liquids, all fluids, as we discussed about earlier in the video, and they are the all examples of the gases. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड NO2 ETC. बहुत सारे मैंने आपको और भी बताया, मैथेन हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, आप समझदार हैं. फिर तो दिस आर द ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ गैसेस. सो द नेक्स्ट स्लाइड ऑन, एज वी नो दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज crystalline and amorphous solids. So our next topic is type of solids. So this is the main and very important part for the class 12th CBSE. यहाँ से डायरेक्टली आपके पास आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से पर्टिकुलर हमारा चैप्टर या सिलेबस स्टार्ट हो सकता है. सो स्टडी अबाउट टोटली फोकस्ड होकर आप यहाँ से पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स की. अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं द सबस्टेंसेस whose constitutes particles are arranged in a definite manner is known as crystalline solids. ठीक है, समझते हैं. और इसी तरीके से अगर हम amorphous solids की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं the substances which have not the arrangement of constituent particles in definite manners or regular manners is known as amorphous solids. इसको easily समझते हैं, आराम से समझते हैं कि होता क्या है. देखें, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं तो एक स्ट्रक्चर हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं. आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है. एमॉर्फस की स्टडी के लिए मैं उसको कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ. ठीक है, तो अभी मैंने बोला द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट मैनर्स. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड में हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो बात कर रहे हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं. यहाँ हम जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं वो 3 तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं. इसके अकॉर्डिंग इसको अनदर क्लासीफाई करेंगे. नंबर 1 एटम, नंबर 2 मॉलिक्यूल्स, एंड लास्ट इज आयन. सो यहाँ इन तीनों को हम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहेंगे, या पूरी सॉलिड स्टेट की स्टडी में कभी भी हम कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की अगर जिक्र करते हैं या बात करते हैं हमारे माइंड में हमेशा 3 चीज़ आनी चाहिए. पहला सॉलिड, दूसरा मॉलिक्यूल्स, तीसरा आयंस. तो आप साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर्स में मैं यहाँ अगर कार्बन को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, या किसी भी चीज़ को कंसीडर करके देखता हूँ, तो इसका एक ये छोटा से छोटा जो पार्ट है, एक सबसे छोटी से छोटी जो यूनिट है जिसको आगे चल के हम यूनिट सेल बोलेंगे, आगे स्टडी भी करेंगे, ये एक इतना सा पार्ट आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये यूनिट सेल कहला रहा है. वो एक रेगुलरली पैटर्न में क्या है, अरेंज्ड है.
और जब वो एक रेगुलरली पैटर्न में अरेंज्ड है तभी उस स्ट्रक्चर्स को हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तभी हम उस स्ट्रक्चर्स को बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस, जब आप एमॉर्फस के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी पार्टिकल एक रेगुलरली अरेंजमेंट में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होंगे या इस तरह के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके पास कहलाएंगे एमॉर्फस इन नेचर। क्लियर? एमॉर्फस इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कुछ जैसे आपके पास NaCl, ऑल मेटल्स, है ना, दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड द रबर are the examples, rubber and plastic are the examples or amorphous solids। तो इन सभी को हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास एग्जाम्पल हैं amorphous solids के। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया कि व्हाट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous solids। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ दिक्कत होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, और ऑब्वियसली बात है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होके जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया सॉलिड स्टेट एंड एमॉर्फस इन सॉलिड। नाउ वी कंपेरेबल स्टडी अबाउट द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। So now we study about the comparability या comparable study about the crystalline and amorphous solid। तो भाई बात करते हैं कि आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में कंपेरेबल स्टडी क्या हो सकती है। देखिए जैसे जैसे अभी मैंने आपको एक शेप बना के दिखाई, क्रिस्टलाइन और सॉलिड्स में हमने आपका देखा कि जब पार्टिकल्स हमारे पास या एक पर्टिकुलर छोटा से छोटा पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्ट की बात करें वो एक रेगुलरली मेरे मैनर में अरेंज होता जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर की जो शेप होगी वो क्या होगी? डेफिनेट होगी। क्या होगी? डेफिनेट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो शेप होती है वो आपके पास डेफिनेट होती है। स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, किसी को कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, एमॉर्फस में डू नॉट डेफिनेट, ये डेफिनेट नहीं होती, अभी आपको बता दिया गया। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऑब्वियसली बात है आप देख रहे हैं कि एक रेगुलरली वे में अगर पैटर्न में कोई बॉन्डिंग है और वो अरेंज्ड है, और अरेंज होने के बाद उसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी? एक डेफिनेट ही लगेगी भाई। इसके ये बॉन्डिंग है, यहाँ से डेफिनेट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी लगेगी, यहाँ से डेफिनेट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी लगेगी, यहाँ से डेफिनेट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी लग सकती है। तो यहाँ के ऑब्वियसली बात है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हमारे पास क्या है बेटा? डेफिनेट। इसके साथ साथ अगर हीट ऑफ फ्यूज़न की भी बात की जाए, हीट ऑफ फ्यूज़न जो कि अभी हम पढ़ेंगे, हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो भी हमारे पास डेफिनेट दिखाई देगी इन द कंपैरिजन टू एमॉर्फस सॉलिड्स। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में ये दोनों ही चीज़ जो हैं वो डेफिनेट नहीं होंगी। क्यों? कारण आपको बता दिया गया है। इसके बॉन्डिंग जो है वो तोड़ने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, है ना। तो ये भी आपके पास हो गया कि यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो डेफिनेट होगी, यहाँ पे पास डेफिनेट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको पता है रिजिड हो गए डेफिनेट मैनर में, तो इससे रिजिड होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता। जबकि अगर हम एमॉर्फस की बात करें, एमॉर्फस में हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में होते हैं। और ऑब्वियसली बात है अगर हम पाउडर फॉर्म की बात करें तो पाउडर फॉर्म में जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा ही स्पेस होगा, या उनको इजीली आप क्या कर सकते हो? कंपेरेबल कर सकते हो इन द कंपेरिजन टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द मे बी कंपेरेबल
कंप्रेस्ड टू एनी एप्रिसिएबल एक्सटेंट। तो इसको क्या किया जा सकता है, कंप्रेसिबल किया जा सकता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई हो सकती है टू कंपेरिजन द crystalline solids. And the last point is the anisotropy of crystalline and amorphous solids. So this is the very important point for you. अगर हम crystalline solids के anisotropy की बात करें या आइसोट्रोपी की बात करें, सो crystalline solids एक नेचर दिखाता है जिसको बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब बात करते हैं भैया ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर है क्या। तो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको डिफाइन करके थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसकी डिफाइन होगी आपके पास, इसकी डिफाइन होगी अगर हम करना चाहें तो एनिसोट्रॉपिक को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि बेटा यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ। हम बोल सकते हैं कि एनिसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टीज इन विच different physical properties in different direction. It is the different physical properties in different direction, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा सॉलिड्स है जिसको अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उनको बोला जाता है आपके पास एनिसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक नेचर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, एनिसोट्रॉपिक नेचर को दिखाते हैं। जबकि आइसोट्रॉपिक की बात करें तो आइसोट्रॉपिक का मीन्स होता है एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर को दिखाते हैं। और आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल डायरेक्शंस या इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर। अब इसको ईजिली मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसको एक लोकल एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं, उसके बाद थोड़ा सा साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमने आपका एनसीईआरटी में किया हुआ है। ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी डायमंड की बात करता हूं और अगर मैं डायमंड को इस तरीके से देख रहा हूं तो आपको अपने आप पता है कि उस डायमंड को अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो उसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो आपको अलग दिखाई देगा। क्लियर। जबकि अगर आप इसी को इस तरीके से देखेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शंस अलग दिखाई देगा। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हमने सॉलिड लिया तो सॉलिड को अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें दिखाई दे रही हैं सॉलिड को डिफरेंट डायरेक्शन से करने पर। क्लियर। बट जैसे ही हम बात करते हैं किसी एमॉर्फस की, तो जैसे ही अभी एमॉर्फस का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था रबर, क्या बताया था, रबर एंड प्लास्टिक। तो क्या अगर रबर का कोई टायर है और उस रबर के टायर को हम देख रहे हैं इस तरफ से तो उसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कोई होगा नहीं। इसी तरीके से चाहे उस टायर के किसी भी तरीके से आप उसके को रख दीजिए, कोई भी डायरेक्शन से उसको आप देखेंगे तो उसका कोई पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा या हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोल सकते हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ को हम बोल सकते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये तो एक लोकल एग्जाम्पल से हमने इसको समझा। अब इसको हम एक नॉर्मली इस तरीके से समझते हैं जैसे आपका एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए, मान लिया कि मैं एक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ और वो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक कंपाउंड है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या ए बी मान लेते हैं आप, ए बी फिर ए बी, इस तरीके से ए बी है ना, ए फिर बी। तो ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं बी ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए बी ए पी ए बी और ए। तो अगर इस तरीके से कोई भी एक स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है, आप ध्यान से देखें
अगर इस क्रिस्टल को मैं इस डायरेक्शन से देखना चाहूँ, अगर इस क्रिस्टल को मैं इस डायरेक्शन से देखना चाहूँ तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन का जो अरेंजमेंट आ रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप। क्लियर? बट अगर इसी क्रिस्टल को मैं आपका इस डायरेक्शन से देखूं तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो व्यू आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ए ए ए ए टाइप। तो हम साफ बोल सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर जब क्या हो किसी सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती है तो उस नेचर को बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्लियर? तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी आपका इस प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। सो द लास्ट टॉपिक इज the type of crystalline solids. So the last topic of this video is type of crystalline solids. देखिए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, बट मैं आपको आज इसका एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि वो क्या होता है, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे वो हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो वी स्टडी अबाउट दो। तो आपने देखा कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा सॉलिड, जिसको हमने दो टाइप से बांटा। पहले थे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस इन नेचर या एमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ वी फर्दर क्लासिफाइड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन 4 टाइप्स एज मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। इसको हम एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसका हमारे पाई नाम है आई सी माई मम्मी। आई सी माई मम्मी। इसको डीपली तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मम्मी, यहाँ से इसका फर्स्ट लेटर अगर हम उठाएं तो हमें साफ दिखाई दे रहा है आई मीन्स आयोनिक, तो इट्स रिप्रेजेंट द आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट वन is covalent, so it's represent the covalent crystalline solids. next माई का m ले लेंगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है मेटालिक, तो ये हो जाएगा हमारे पास मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड लास्ट वन, इस मम्मी का भी अगर हम m उठा लें तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर। सो इट्स द लास्ट type of crystalline solids is known as molecular crystalline solids. So thank you for watching this video and stay with Open Academy. मैं आपका शशांक वर्मा, धन्यवाद।